गुड मॉर्निंग क्लास। हम स्टार्ट करते हैं क्षितिज से नया चैप्टर। ये चैप्टर है चपला देवी। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर का नाम है। और ये चपला देवी इसकी लेखिका हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। जब आज़ादी के लिए आंदोलन चलता था तो सब अपने अपने प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट करते थे, अपना योगदान देते थे। तो इन्होंने भी, लेखिका ने भी लेख के माध्यम से, मतलब ऐसे लेख लिखना जिससे लोग जागृत हों, जिन लोगों में जोश भरे, या लोगों को सच्चाई पता चले कि क्या हो रहा है। तो जो न्यूज़पेपर हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं, उससे एक जगह से दूसरी जगह के हालचाल भी लोगों को मिलते थे। तो लेखन का काम भी करके आज़ादी में हिस्सा लिया बहुत सारे लोगों ने। महिला लेखिका भी थी जिन्होंने अपना काम किया। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। मतलब इनको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम तो किया। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। ये रिपोर्ताज है, इसका प्रारंभिक रूप है। ये मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए यह गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब जो भी जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पे किया है। इसमें कुछ भी मात्राओं का या फिर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है कि भाई लेख है और बड़े उस पर छपेगा तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। जैसा है वैसा ही इसको छापा गया है। हम इसको पढ़ते हैं। ये है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये एक ऐसे बच्ची की कहानी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार हुई। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। सन 1857 की बात है। 1857 में धुंधुपंत नाना साहब कानपुर के असफल मतलब कानपुर में थे, और जब वहाँ वो विद्रोह कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों से, तो वो भागने लगे, मतलब वो असफल हो गए थे। तो जो देवी मैना थी वो अपने पिताजी के साथ बिठूर में रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उनको मार दिया था, अग्नि में जला दिया था। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मतलब पाषाण हृदय मतलब पत्थर दिल भी कोई सुने उनके बारे में तो वो भी दुखी और द्रवित हो जाता है, ऐसा उनके बारे में कहा स्टोरी है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों को वहाँ बहुत ज़्यादा संपत्ति हाथ नहीं लगी तो उन्होंने थोड़ा चिढ़ के गुस्से में भी कि महल को भी आग लगा दो इनके, और तोप के गोलों से नाना साहब का तोप के गोले से उड़ा दो इनका। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उस बालिका ने मना भी किया कि आप ऐसा मत करो, गोले मत बरसाओ।
उस करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। उससे पूछा अंग्रेज सेनापति ने कि क्या चाहती हो बेटा, तो उसने बोला कि मेरे महल की आप रक्षा करो कृपा करके। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। उन्होंने बोला, मतलब जो मैना देव बच्ची है उसने बोला कि इस मकान ने तो आपका, जिन लोगों ने आपके साथ लड़ाई की है, जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है वो आपके दोषी हैं, इस मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं यहाँ प्रार्थना करती हूँ, ये मुझे पसंद है तो आप इसकी कम से कम रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मतलब मेरा तो काम है, जो मुझे कहा गया है, जो मुझे आज्ञा मिली है वो मुझे करना ही होगा, ऐसा सेनापति ने बोला। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। हे मतलब उनका सरनेम था, नाम था। लड़की ने बोला, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। मतलब जो सेनापति की लड़की है मेरी और ये जो है मैना देवी, ये फ्रेंड्स थे। उन्होंने बताया कई वर्ष पूर्व मेरी और मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। जो सेनापति है उनकी बेटी का नाम मैरी है और मैरी मैना देवी की मित्र थी और पहले इनके घर आना जाना था। सेनापति भी आ चुके थे, लेकिन क्योंकि अभी सेनापति अपना काम कर रहे थे तो मैना उनको याद दिलाती है कि आप सब भूल गए, लेकिन आप मेरे घर आते थे और आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, इसका मुझे बहुत दुख है। उसने जो मुझे पत्र लिखा था वो अभी तक मेरे पास लेटर संभाल के रखा हुआ है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। जब अच्छा टाइम था तब सेनापति उनके आते जाते होंगे, तो वही सब चीज़ें मैना याद करके उनको बता रही है। तो सेनापति को भी आश्चर्य होता है, अच्छा ये नाना साहब की पुत्री है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री की ही सहचरी मतलब मित्र हो, फ्रेंड हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। सेनापति ने बोला कि मैं जिस सरकार के अंडर में काम करता हूँ, जिस सरकार का कर्मचारी हूँ, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता और उनकी जो आज्ञा है उसका पालन मुझे करना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें बचाने का प्रयास जरूर करूँगा। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। मतलब जो उनके भी ऑफिसर थे वहाँ पे आ गए। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। वो जो जनरल आए थे उन्होंने भी नाना की बेटी को देखा, पर वो बेटी बिल्कुल डर नहीं रही थी, बिल्कुल खड़ी थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको अंग्रेज सरकार की आज्ञा के अनुसार या उनके ऑर्डर पे मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। मैंने उसके मुख की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं यहाँ पे रोना चाहती हूँ, ये मेरा घर है, तो मुझे थोड़ा समय आप दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। वो रिक्वेस्ट करती है, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।
क्योंकि उसने अपना जहाँ पे उसको रखा था बंद करके कानपुर में, बिठूर में वो रहती थी, बिठूर से उसको अरेस्ट किया और उसको कानपुर में लाके बंद कर दिया। तो कानपुर में भी, कानपुर के किले में उसको बंद करा था। तो कानपुर के किले में उसको जब जलाया गया तो वो उसी किले के साथ भस्म हो गई और ये देख लोगों को वो बिल्कुल एक देवी के रूप में प्रतीत हुई और तब से उनको देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ऐसा देवी मैना कहा जाता था तब से। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बाय एवरीवन।